हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल पर आए और इसको सब्सक्राइब करें कम से कम, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अपडेट किए जाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, जिससे आप लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकेंगे। क्योंकि अभी टाइम भी चल रहा है कि आपको हर चीज़ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, लेकिन अच्छे कंटेंट अगर आपको देखने हैं, समझने हैं, उसके लिए आपको एक ही चैनल मिलता है यूट्यूब पर, चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी से, क्योंकि जितने भी टॉपिक है सब सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक इस चैनल पर डिस्कस्ड है। आप टोटल देख सकते हैं, जो भी देखना हो आपको, किसी में भी डाउट वो देख सकते हैं। या 10 या 15 मिनट लगेगा, हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट का है, तो आप वो रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ पर वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में कुछ लिखिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो। यहाँ पर आज का कॉन्सेप्ट समझना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की, आप ये बोल सकते हैं कि जब वो मोशन में हो, जब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी के कारण जितनी उसमें कैपेसिटी है वर्क करने की, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी केस में जो बॉडी है वो उसके मोशन पर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है सिंपली कि कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। एग्जांपल के लिए जो आप यहां देख रहे हैं, क्या यहां पर लिखी हुई है? यहां पर लिखी हुई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर जो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मींस स्टोर्ड एनर्जी। ये आप एग्जांपल के लिए, अगर आप अर्थ जैसे है, अर्थ को भी आप कहते हैं ना, बहुत सारे प्लेट मिलकर बना हुआ है। अर्थ के क्रस्ट को भी आप कह सकते हैं कि प्लेट से मिलकर बना है। प्लेट मींस आप एक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप, उसमें आप समझेंगे जो अर्थ का कंस्ट्रक्शन है, अर्थ के क्रस्ट का, वो प्लेट से मिलकर बना हुआ है। जहां भी प्लेट्स ज्वाइंट होते हैं वहां पर चांसेस होते हैं उस लोकेशन पर अर्थक्वेक आने के। अर्थक्वेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो प्लेट के, जो दो प्लेट मिलती है उस लोकेशन पर, जो कहलाता है अर्थ फॉल्ट, उस लोकेशन पर अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस है। और जो वोल्केनो आप देखते हैं वो भी वहीं से निकलती है। तो आप ये कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट के केस में जो अर्थ फॉल्ट कहते हैं वो एज ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, मींस वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी भी उसको रिलीज करेंगे, मींस एक्सटर्नल एजेंसी अगर रिमूव कर देंगे, तो वो उस एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेगा। करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब उसके पास वो क्षमता है, वो कर सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना, आपके पास पोटेंशियल है कि आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। इट मींस दैट अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं कि उसमें बदल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मींस आपका एग्जामिनेशन निकल गया हो, मींस आपने उस एनर्जी जो आपके पास स्टोर्ड एनर्जी थी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, उसका आपने यूटिलाइज करके आपने एग्जाम निकाल लिया। ये जनरली हम बोलते हैं कि उसके पास पोटेंशियल है किसी काम को करने की। पोटेंशियल मींस क्षमता, मींस उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है। यहां भी जो आप जनरली यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, वही टर्म यहां पर भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम उसी कॉन्सेप्ट से समझना है। पोटेंशियल मींस स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर? मींस उसके पास कैपेसिटी है कोई भी वर्क करने के लिए। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है आपको? कोई भी नहीं होगा। तो कैपेसिटी फॉर एनी एक्शन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और उसी से जो एनर्जी है, उसकी जो वर्क डन की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए, एनर्जी और वर्क डन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर डायमेंशनली चेक करेंगे तो जो वर्क डन है, जो वर्क है, वर्क की जो डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। क्लियर? तो लेकिन फोर्स की डायमेंशन अलग होती है, क्योंकि वर्क एनर्जी सेम और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एनर्जी का ये या वर्क डन का ये। क्लियर? तो यहां पर आपने देख लिया कि इसको लिख सकते हैं कि ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। स्टोर्ड एनर्जी, एग्जांपल के लिए आप तीर धनुष का खेल देखे होंगे। अगर बो को जो आप एक स्ट्रेच करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसको एक रोके, जो जिस पोजीशन पर भी आप रोकते हैं स्ट्रेच करके, मैक्सिमम स्ट्रेच करके, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर हो चुकी है, वो पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप एरो को फिर छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, मींस एक्सटर्नल एजेंसी वहां से रिलीज होगी, तो वो एरो फिर बाहर चली जाएगी। हाँ, तो इट इज द स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी किस टर्म में? इन टर्म ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो सकती है कि आप उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर ले गए, इट मींस दैट उस पोजीशन पर उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसी फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब उस टाइप के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है जिसको आप कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, उसी फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। वहां क्या होता है, जब भी आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो जितनी आप वर्क करेंगे बाय एक्सटर्नल एजेंसी, उतनी वर्क एज ए एनर्जी वहां पर स्टोर हो जाएगी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो आप अगर कोई बॉडी
अगर उसको आप किसी बॉडी को लिफ्ट करें, मतलब ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करें, तो जो भी आप उसमें जितनी हाइट पर ले जाएंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है इक्वेशन, फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg। ओके, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स तो नीचे खींचेगा ना, अर्थ अपनी तरफ खींचना चाहेगी, तो उसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। इट मींस दैट फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वो इसलिए आई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस लगाना है निगेटिव ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स डाउनवर्ड है तो क्या करेंगे, माइनस mg, ये हो गई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर की तरफ मींस पॉजिटिव h, तो इसी से बनती है mgh। क्लियर हो गई? अगर आप वही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये निकल गई, अगर पोटेंशियल एनर्जी बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी ने जितना वर्क किया होगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो अगर एक्सटर्नल एजेंसी से निकालेंगे तो आपको पता है कि एक्सटर्नल एजेंसी उसको जस्ट ऊपर कर रहा है, तो ऊपर कर रहा है मींस फोर्स की डायरेक्शन फॉर एक्सटर्नल एजेंसी अपवर्ड हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड। इसका मतलब जो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू आप निकालेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी को फोकस में लेते हुए निकालेंगे कि एक्सटर्नल एजेंसी ने जितना वर्क किया वही उसमें किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया होगा, एक तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल ने क्या किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दैट्स व्हाई mg ऊपर की तरफ मल्टीप्लाइड बाय h, दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मींस पॉजिटिव, तो इसकी फॉर्मूला आ गई mgh। तो बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स से जब भी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो बाय डिफॉल्ट आपको पहले ही माइनस लेना है निगेटिव ऑफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ मींस निगेटिव तो लगाना ही है आपको, लेकिन वही एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जाए तो पॉजिटिव। क्लियर? उसके बाद mg और h में वो डायरेक्शन देखेंगे, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव लेना, नीचे है तो निगेटिव। तो आप रेफरेंस से ऊपर फोर्स लगाएंगे तो लेना ही है पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, दैट्स व्हाई mg लिए है। इतनी बात क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। क्लियर? मतलब आप रेफरेंस से कोई भी चीज को ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। साइन कन्वेंशन आप पर डिपेंड करता है, आप किसी को पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव ले सकते हैं। लास्ट आंसर बिल्कुल सेम आना है, लास्ट आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सपोज, क्योंकि आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बाय यूजिंग कंजर्वेटिव फोर्स यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पहले से माइनस लेनी है निगेटिव, ये वाली निगेटिव पहले से लेनी है। और एक्सटर्नल जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, एग्जांपल की कोई ऐसी फोर्स, अगर वर्क डन बाय दैट टाइप ऑफ फोर्स इज स्टोर्ड एज एनर्जी, अगर कोई भी एक ऐसी फोर्स आपको पता है जिस पर आप अगर जिसके अगेंस्ट आप वर्क करेंगे तो उसमें अगर स्टोर वो एनर्जी हो जाएगी, तब उस फोर्स को कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब भी आप कुछ वर्क करेंगे तो वो जो वर्क डन होगी वो उसमें एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट में एज एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस mg जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिया गया है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो मींस नीचे की तरफ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर माइनस mg लगाया। लेकिन अगर एक्सटर्नल एजेंसी वही चीज कर रही है तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ खींचेगी तो अर्थ नीचे की तरफ mg से है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, तभी तो वो एक तरह से नीचे ना जाकर ऊपर जा रही है। जिस भी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है वो अपनी एक्सटर्नल एजेंसी ने उसको नलिफाई करने के लिए उतनी ही सेम अमाउंट में एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी ने जो भी किया तो वो क्या किया, ऊपर की तरफ लगा कितनी फोर्स mg, तो यहाँ पर प्लस mg, तो अंदर में भी प्लस mg हो गई, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए प्लस h। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पर जैसे mgh आई, ये उस कंडीशन में है जब आप उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे से ऊपर कर रहे हैं। इट मींस दैट यू आर नॉट चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन क्योंकि जब भी आएगी तो वहां पर भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्सेलरेट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। अगर आप उसको एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड, आपने सपोज 5 जूल दिया, तो 5 जूल अगर एक्सटर्नल एजेंसी ने कुछ वर्क किया 5 जूल की एनर्जी के इक्वल वर्क किया, अगर उस एनर्जी को उन्होंने दो पार्ट में मतलब यूज किया, एक तो इसलिए यूज किया कि उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सके, तो कुछ एनर्जी एक्सेलरेशन में भी चली जाएगी, जिसके कारण जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी होगी वो 5 जूल ना होकर उससे कम होगी। कितनी कम होगी, जितनी आपने एनर्जी यूज कर लिया एक्सेलरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर चाहते हैं कि हमने जितनी एनर्जी दी उतनी स्टोर हो जाए तो हम उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। मींस अगर धीरे धीरे बुला रहे हैं, बिल्कुल धीरे, मतलब उसकी वेलोसिटी सपोज कांस्टेंट है, तो हम ये देखेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो मींस हम सारी की सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर की तरफ लाने के लिए। और एक बात और, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होती है, मींस उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी, उस कंडीशन में जो आपकी फोर्स है, नेट फोर्स है, वो फोर्स जीरो होगी।
नेट फोर्स जीरो होगी, यस। आपको पता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तभी फर्स्ट लॉ से आपको पता है कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट तो किसी ऑब्जेक्ट की दो ही होती है, आइदर रुकी हुई या यूनिफॉर्म मोशन में, मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी नेट फोर्स इक्वल होगी, मींस नेट फोर्स जीरो, मींस ऊपर जितनी लग रही है उतनी ही नीचे लग रही है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो, तो जितनी भी एनर्जी उसमें है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर ले जाकर जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड आप वर्क कर रहे हैं, तो यहां पर दो फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक एक्सटर्नल एजेंसी वाली फोर्स है। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों की वैल्यू mg है, इसकी वैल्यू mg है। ये वाली mg लग रही डाउनवर्ड, अर्थ अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ये वाली लग रही है अपवर्ड, मींस एक्सटर्नल एजेंसी को उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो। अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो तो हम ये भी चाहेंगे कि उसकी नेट फोर्स जो है उसमें जीरो हो। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तभी जाकर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकती है। दैट्स व्हाई इक्वल अमाउंट में हम एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर mg भी लिखा है, ये सेम एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा फोर्स अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी है mg, तभी जाकर वहां पर एक्सेलरेशन जीरो। जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंसी ने किया, जितनी भी वर्क किया वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ। ओके, अगर कोई बॉडी है वो आपने कहा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो जैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी को आप रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो उसमें जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कैसे? अब जैसे सपोज यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यहां भी आप देख सकते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट को जो आप लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पर एक्सटर्नल एजेंसी ने भी फोर्स लगाया जितनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा है। इट मींस दैट mg इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उतनी सेम फोर्स mg लगाया गया है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। यहां पर दोनों फोर्स इक्वल है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी कांस्टेंट। तो नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ गए, अब उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी हो गई? mgh। क्लियर? लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल एजेंसी को हटा दिया तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई, मींस वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू कुछ होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तरफ तो mg नीचे की तरफ खींच रहा था और दूसरा जो एक्सटर्नल एजेंसी ऊपर की तरफ खींच रहा था। आपने ऊपर वाली फोर्स को, ऊपर वाली एक्सटर्नल एजेंसी को सपोज हटा दिया तो नेट फोर्स जो निकल गई वो mg नीचे की तरफ निकल गई। तो उतनी mg उस फोर्स से वो नीचे की तरफ जाने लगेगी। जब नीचे की तरफ जाएगी तब वहां पर उसकी जो स्पीड है वो स्पीड अब चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी भी आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी, है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर? तो जो एनर्जी आपने एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था वो नीचे जाकर टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। क्योंकि अर्थ को आप जीरो पोटेंशियल पे लेते हैं, तो सपोज उसकी हाइट h पर 3 जूल तक स्टोर्ड है, मींस 3 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने इसको रिमूव किया तो 3 जूल जो पोटेंशियल एनर्जी सपोज इस हाइट पर थी तो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और नीचे जैसे ही ग्राउंड लेवल को टच करने वाली है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस दैट जितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, सपोज 3 जूल थी, तो नीचे में ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले के मोमेंट में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 3 जूल की हो जाएगी। लेकिन कंडीशन एक और ये है कि आप ये सोच कर चले कि यहाँ पर और कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, एयर रेजिस्टेंस या और भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी वाली कोई फोर्स यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। मींस उस कंडीशन में दो ही फोर्स है, दो में से एक को आपने हटा दिया एक्सटर्नल वाली को। जैसे ही एक्सटर्नल को हटाया तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी वो एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी आपको लास्ट जैसे ही ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तब आपको उतनी मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है? निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? अगर कंजर्वेटिव फोर्स से निकाले हैं तो निगेटिव लेंगे। It means that potential energy of an object is the negative of the work done by the conservative force. Clear? Negative of the work done by the conservative force in gravitational force. लेकिन अगर आप उसको एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा निकालेंगे तो पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट पर ले जाकर, सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां तक लाए और छोड़ रहा हूं मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं। जैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी यहां से हट गई, मेरा हाथ जो है एक्सटर्नल एजेंसी सपोज, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे बिल्कुल धीरे यहां तक लेकर आ रहा हूं। क्यों धीरे? क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे, मैं ये नहीं चाह रहा कि इसकी जो मेरी द्वारा जो लगाई गई एनर्जी है वो किसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं उसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए चली जाए। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा कि जो भी एनर्जी है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें एनर्जी वेस्ट ना हो। मींस हमने जितनी भी एनर्जी उसमें देनी है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो सपोज मैंने उसमें एनर्जी देते यहां तक लाई और उसमें 3 जूल तक लग गई। अब आप जैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी को हटाएंगे, मींस अपने हाथ को हटाएंगे, तो एक्सटर्नल एजेंसी हट गई तो सिर्फ वहां पर एक ही फोर्स बची, कौन? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सपोज आप किसी हाइट h तक ले गए, h तक ले जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि इनिशियली वो रुकी हुई थी, यहां तक हाइट तक h तक लाते ही रुकी हुई थी, मींस इनिशियल
यहां से आप छोड़ेंगे तो इनिशियल यहां स्टेज हो गई, इस स्टेज पर इसकी वेलोसिटी 0 और फाइनल जैसे ग्राउंड को हिट करने वाली है वो ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी v अननोन है, मींस हमें निकालनी है। हाइट आपको पता है h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, आपको फॉर्मूला पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब यहां पर आपको ये देखनी है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर रहा हूं तो निगेटिव डायरेक्शन में उसकी यहां रेफरेंस अगर ले रहे हैं तो इसके नीचे साइड में आप क्या लेंगे, पोजीशन देखेंगे, हाइट देखेंगे तो निगेटिव में आएगी। कुछ भी कन्वेंशन ले सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव में ले रहा हूं, उस कंडीशन में नीचे हाइट में निगेटिव, तो आप ये कर सकते हैं यहां पे तो 0 हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, s क्या है, s क्या आएगी, ये भी माइनस h, क्यों नीचे डाउनवर्ड मैंने निगेटिव लिया है तो g भी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे लग रही है ना, अर्थ अपनी तरफ खींचना चाह रही है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mgh। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी √mgh। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सपोज यहां से लेकर यहां तक इस हाइट पर जब थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, क्योंकि mgh मैंने निकाल रखी यहां पर पहुंचते ही सपोज इसकी वेलोसिटी जैसे हीट करने वाली है उस समय इसकी वेलोसिटी v थी तो ये वाली v निकल गई। अब आप निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 2gh, क्लियर। तो आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई gh mgh। इट मींस दैट जहां यहां पर जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वही उतनी ही सेम अमाउंट में यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेम वैल्यू मिल रही है। पहले भी mgh निकल रही थी, अब भी mgh निकल रही है। इट मींस दैट दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ले जा रहे हैं, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। जब एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तो ऊपर हाइट तक लाते ही जितनी भी एनर्जी एक्सटर्नल एजेंसी ने लगाई थी सारी की सारी स्टोर हो गई थी। दैट्स व्हाई यहां पर वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की mgh थी। mgh को जैसे रिलीज किया और सपोज रिलीज करते टाइम जो भी इस एनवायरनमेंट से होते हुए नीचे तक आई, सपोज वहां पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी, एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी, एयर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी और कोई एक्सटर्नल एजेंसी और कोई प्रेजेंट नहीं थी। जैसे ही यहां पर आपने एक्सटर्नल एजेंसी को रिमूव किया वो ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कैपेसिटी ये यहां से रिलीज होकर जो भी इसके पास एनर्जी थी लास्ट मोमेंट में बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये टोटल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिलीज कर देगी। क्लियर हो गया ये बात। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा। दूसरी बात ये है यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर कर रहे थे जिसकी रिजल्ट आई mgh, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी से मतलब नहीं है। सपोज इसकी वेलोसिटी यहां पर 5 मीटर पर सेकंड होती है, बॉडी तो एक्सेलरेट करेगी। आप सपोज इस हाइट पर है, डबल हाइट पर ले जाते 2h पर से ले जाते वहां से रिलीज करते हैं। तो अभी जो वेलोसिटी आई है h हाइट के लिए, अगर 2h के लिए निकालते तो यहां वेलोसिटी अलग आती है, क्योंकि यहां पर हर इंस्टेंट पर इसकी एक्सेलरेट होगी ऑब्जेक्ट, हर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इट मींस दैट यहां पर अगर हाइट h के लिए वेलोसिटी v है तो 2h के लिए वेलोसिटी फिर चेंज होगी। लेकिन फाइनल आंसर में आप देख सकते हैं वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है। इट मींस दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, पाथ पर से उसको कोई मतलब नहीं है, रास्ता से कोई मतलब नहीं। एग्जांपल के लिए मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, किसी इंक्लिन्ड प्लेन से, ये वाली इंक्लिन्ड प्लेन है, यहां पे इसकी एंगल सपोज 30 डिग्री है, यहां से मैं रिलीज कर रहा हूं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये हाइट h पर है। अगर हाइट h पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहां से रिलीज करते हुए छोड़ दिया, एक्सटर्नल एजेंसी ने यहां छोड़ दिया। सपोज यहां पर और कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इट मींस दैट आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाकर जैसे छोड़ा तो आपने एक्सटर्नल एजेंसी को हटा दिया और यहां पर और कोई दूसरी फोर्स प्रेजेंट नहीं है जिसमें एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि यहां पर हो सकती है फ्रिक्शन हो, लेकिन आप ये पहले बोल दें यहां पर और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इट मींस दैट इट इज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहां पर जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थी mgh, वो यहां पर आते आते आप देखेंगे कि इसकी जो यहां पर वेलोसिटी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर फिर से जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वैल्यू भी mgh आएगी, उसकी वेलोसिटी भी, उसकी एनर्जी भी mgh आएगी। क्यों आएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है और वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। सपोज यहां पर 0 है, यहां पर रुकी भी थी, यहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप सिंपल फंडा लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 2as, s मींस h, ये वाली। क्योंकि आप वर्टिकल में अगर चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन एक ही जगह आप लिख सकते हैं g माइनस h, तो वेलोसिटी क्या निकल गई √gh। तो इसमें करेंगे हाफ mv स्क्वायर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mgh। क्लियर। तो यहां पर एंगल आप 30 की जगह 45 भी करते हैं तो भी इसमें आंसर में mgh ही आती है। इट मींस दैट इसको तो एक पाथ से कोई मतलब नहीं है, रास्ता से कोई मतलब नहीं है, चाहे ज्यादा ढलान वाला रास्ता हो या कम स्लोप वाला रास्ता हो, किसी भी स्लोप के रास्ते के लिए इसमें एनर्जी जो आपको मिल रही है वो एनर्जी सेम मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो वो सेम मिलेगी mgh। क्लियर। एक तो रास्ता पर डिपेंडेंट नहीं है, जो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी यहां पर वो mgh आ रही है ना इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको जो है रास्ता से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात क्या है, इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी बात क्लियर। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जहां पर आप जिसके द्वारा आप एनर्जी निकालेंगे तो वहां पर एनर्जी के टर्म में वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होगी वो चीज, वो वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको देखना है कि अगर
किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है तो जैसे ही आप एक्सटर्नल एजेंसी हटा रहे हैं तो वहां पर वो जो है पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू एज ए काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो आपने कुछ एनर्जी लगाया बाहर से एक्सटर्नली, तो स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर हो गई स्प्रिंग में। जैसे ही आपने एक्सटर्नल एजेंसी को छोड़ा तो स्प्रिंग तुरंत अपने कॉन्फिगरेशन को चेंज करेगी, और जैसे ही इसको आपने बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी को हटाया तो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग हट जाए, मतलब कंप्रेस्ड स्प्रिंग इलोंगेट होगी, अपने नेचुरल लेंथ पर आना चाहिए। इट मींस दैट यहाँ पर जो भी आपने एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था वो आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू इट्स मोशन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो इफ द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में एक और प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स को लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट dv by dx। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स सपोज वो किस पे डिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। आपने देखा ना फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स mg, ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ, इसको कहीं कहीं कांस्टेंट भी लेते हैं अर्थ के आसपास, मतलब ऐसा लिखा गया है बुक में। जब ग्रेविटेशनल फील्ड वाले चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर किसी भी हाइट पर जो रेडियस से बिल्कुल बहुत कम है वहां पर आप कांस्टेंट लेते हैं वैल्यू फोर्स की, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट है एक्स पर, डिस्टेंस पर, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है उस पर डिपेंडेंट है। आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि हाँ चलो वो कांस्टेंट है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी एनर्जी है निगेटिव में आएगी, माइनस dv by dx, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकालनी है, उसमें निगेटिव लगानी है। क्लियर? तो यहाँ पर आप फिर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वी, यहाँ माइनस लगाना जो लगा हुआ है माइनस, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल क्या हो जाएगी एक्स आई मींस इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पर फाइनल वैल्यू। लाइकवाइज यहाँ पर वी आई मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर वी एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये वाली चीज को आप सपोज एज इट इज रहने दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनिशियल माइनस फाइनल। मींस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी जो डिफरेंस होगी इनिशियल माइनस फाइनल, इसी पर डिपेंडेंट है। इनिशियल और फाइनल दोनों ही लोकेशन पर, वो रास्ते से इंडिपेंडेंट है, किसी भी रास्ते से आप ले जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल उसकी लोकेशन क्या थी, फाइनल लोकेशन क्या थी। क्लियर? यहाँ कोई डाउट? ये पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल और फाइनल, वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। सपोज यहाँ पर थी तो इस पर, और नीचे अगर ग्राउंड पर टच करी तो उस पर, और रास्ते हो सकता है ऐसे घूम कर जाए जैसे भी जाए, लेकिन एनर्जी उसकी सेम मिलेगी। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेचर। वही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी जिसमें जो ये डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं ये पाथ पर इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। अगर पाथ से किसी एनर्जी को मतलब नहीं है तब वहां पर कहेंगे वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। दो ही पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल, और बीच वाले किसी भी लोकेशन पोजीशन किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मींस पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इफ अब क्या है, अगर आपको इंक्लिन प्लेन के लिए मैंने बता दिया, हाँ इसकी आप डायमेंशन देखते हैं। देखिए डायमेंशन जो होती है एनर्जी की डायमेंशन जो होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वही वर्क डन की डायमेंशन होगी। तो एनर्जी की जो डायमेंशन अगर लिखनी हो तो डायमेंशन क्या कर सकते हैं, एनर्जी और वर्क डन एक ही होती है। तो वर्क को आपने पढ़ा था पीछे क्लास में, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है, एम ए मींस एल टी माइनस 2, एम मींस मास, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं लेंथ पर यूनिट टाइम दो बार। तो ये वाली आ गई, ये वाली आ गई आपकी फोर्स के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज एल। इसको आपको हमेशा ब्रैकेट में देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, वरना ये नीचे गिर जाएगा। नीचे नहीं गिरेगा, ये डायमेंशन लिखने का एक तरीका था। डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि हमेशा आप इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये डायमेंशन हो गई। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी होगी सिंपल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो यहाँ भी यूनिट जूल हो जाएगी। हाँ बुक में कहीं कहीं ऐसा यूनिट है, सब यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यूनिट। बुक में सीजीएस यूनिट भी यूज करते हैं, जैसे इर्ग ईआरजी जो होता है वो क्या होती है 10⁵ जूल की इक्वल होती है। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ सकती है, ऐसे बुक में या न्यूमेरिकल में ये मेंशन्ड होते हैं इसकी वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और दोस्तों को बोले फोन करके कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपकी मेमोरी में ये सारी बातें अच्छे से आ पाएगी, वरना आप अगर चीट करके आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।